वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 और 14 हम 11th क्लास में लर्न कर चुके हैं। तो 12th क्लास में हमारे सिलेबस में कौन से ग्रुप होंगे? ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो सीबीएसई के एग्जाम में 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स का मीनिंग हुआ टोटल 70 मार्क्स में 10% से भी ज़्यादा जो वेटेज है वो इस चैप्टर का है। इस चैप्टर के लगभग 8 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम चलते हैं पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हम पहले क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पी ब्लॉक चैप्टर का नाम हमारा। पी ब्लॉक के कैरेक्टर्स पढ़ने से पहले क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? पी ब्लॉक के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। मैं पहले यहाँ क्या बना दूं? पी ब्लॉक बना देता हूं। पी ब्लॉक में हमें सबको मालूम है कि पीरियड नंबर सेकंड यहाँ है, 1 यहाँ है। 1 में केवल एक ही एलिमेंट है यहाँ पर, और वो भी कौन सा है? हीलियम है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसको मैं एक पीरियड में चेंज कर देता हूँ। यहाँ कौन है? हीलियम विराजमान है, गेट कीपर की तरह सबसे ऊपर टॉप पर है। अब आते हैं यहाँ पर, इस पूरे को में टोटल 7 पीरियड्स हैं, तो ये पीरियड नंबर 1 हो गया, यहाँ सेकंड हो जाएगा। ये पीरियड नंबर सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, यहाँ फिफ्थ, और ये 6th और 7th। तो यहाँ 3, 4, 5, 6, 7th। फिर जो एक्स्ट्रा बनाया उसको साफ कर देते हैं वापस। ये क्या हो गए हैं? ये 7 पीरियड्स हो गए, ये सारे पीरियड्स हैं। अब आते हैं ग्रुप में, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं इसको मैं? 6 पार्ट में। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर हमारा 14, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16, ये 17 और ये 18। तो कितने ग्रुप हैं टोटल? पी ब्लॉक में ग्रुप्स कितने हैं? टोटल ग्रुप्स हमारे पास है 6 ग्रुप्स है। कहाँ से कहाँ तक है? ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक। पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं। मेटल्स भी आ जाएंगे, नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे, और मेटालॉइड्स भी आ जाएंगे। तो यहाँ देखें, मैं सबसे पहले किनको लिखता हूँ? इस पूरी पी ब्लॉक को मैं फिलअप कर देता हूं। तो यहाँ सीखना कैसे आते हैं। ग्रुप नंबर 13, इन सबको मुझे ये सारे वर्टिकल याद हैं। तो यहाँ क्या लिखूं? बैंगन, बी फॉर बैंगन, आलू, एल गाजर, जीए इन, आईएन थैला, टीएल है। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, टीआई नहीं है, वो तो टाइटेनियम हो गया, टीई टेल्यूरियम हो गया। ये क्या है? टीएल है, थैला। यहाँ आता है एटॉमिक नंबर 113, जिसका जो नेम है वो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। ये तो हो गया ग्रुप नंबर 13। इसका एक और नाम क्या है? इसका नाम है बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 का नाम है बोरॉन फैमिली। हम सबको नहीं लिखेंगे। ग्रुप नंबर 14 का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कौन है? कार्सी, सी कार्बन, सी सिलिकॉन, कार्सी गए, जीई, यहाँ जीए है, यहाँ जीई है। संत, एसएन, प्रभु, यहाँ 114। काशी गए संत प्रभु, ये ग्रुप नंबर 14 हो गया। ग्रुप नंबर 15 पे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके, यहाँ 115। ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। यहाँ फिर कल बाहर आएगी आत्मा, कल आएगी, आज तो नहीं आएगी, 117। तो यहाँ 118। अब आ जाते हैं इनर्ट गैसेस पर। यहाँ कौन है? हीलियम। तो मुझे कैसे याद है? हनी, अगर कर इंडियन टीम का एक बहुत बढ़िया बॉलर थे, वो अभी भी हैं लेकिन अभी इंडियन टीम से खेलते नहीं हैं। अगर कर 0 रन, यहाँ आ गया 118। ये हमारे पास क्या आ गई है? ये आ गई है पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल की पी ब्लॉक। अब मैं क्या काम करता हूं? उन पे सर्किल लगाता हूं जो मेटल्स हैं। तो कौन कौन है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम,
थीलियम। कितने हो गए? 1 2 3 4। अब आ जाते हैं स्टेनम, प्लम्बम और बिस्मिथ, ये लेड हो गया। ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं। तो ये ग्रुप नंबर 13 को हमने क्या कहा? बोरोन फैमिली। तो 14 को क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली। 15 नाइट्रोजन फैमिली। इनका जो नाम है, तो शुरू के जो 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, इनका नाम आसान है। इनके पहले जो इनका जो पहला मेंबर है उसका नेम के साथ फैमिली जोड़ दें। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ से इनके नाम, इन दोनों के नाम थोड़े से अलग हैं। इनका नाम क्या है? चाल्कोजन फैमिली। हम ग्रुप नंबर 16 में आएंगे तब पढ़ेंगे हेलोजन। ये सारे इनर्ट गैसेज हैं। तो अब मैं क्या लिख रहा था वहां पर? टोटल मेटल्स कितने हुए हमारे पास? मेटल्स हो गए हैं 7। अब आते हैं नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, या मैं क्या काम कर दूं, मेटालॉइड्स को काउंट कर लेता हूं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों क्या है? ये मेटालॉइड्स हैं। जर्मेनियम के ठीक सामने वाले ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है? ये भी मेटालॉइड्स हैं। अब गाड़ी ठीक इनके नीचे ले आओ, एंटीमनी और टेलीरियम, ये भी क्या है? मेटालॉइड्स हैं। तो कितने मेटालॉइड्स हो गए? 6। मेटल्स हमारे पास इसमें है 7, मेटालॉइड्स कितने हो गए हैं? 6। अब बाकी बचे कितने हैं? तो यदि मैं पीरियड नंबर 7 को कंसीडर नहीं करूं, इन सारे एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करूं, उस कंडीशन में इस पीरियड में एक एलिमेंट्स, यहां 6, यहां भी 6, 6, 6 और 6, कितने हो गए? 31। 31 क्या है? टोटल एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में। ध्यान रखना मैंने किनको इंक्लूड नहीं किया है, ग्रुप नंबर 7, पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो 31 में से क्या माइनस कर दूं? 7 तो क्या है? मेटल्स। 6 क्या है? मेटालॉइड्स। तो पीछे कितने बचे? 18। 18 क्या है? नॉन मेटल्स है। पी ब्लॉक में पीरियड नंबर 7 के एलिमेंट्स को छोड़ दें तो 18 क्या है? नॉन मेटल्स हैं। अब आते हैं अगली चीज। अगली क्या है? ब्रोमीन। एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें किस में मिलता है? जो हमें लिक्विड में मिलता है। सर ये सारा हो गया, पी ब्लॉक आपने बना दिया, हम पी ब्लॉक के बारे में एलिमेंट्स पढ़ लिए। इसका नाम पी ब्लॉक क्यों है? इसका नाम पी ब्लॉक इसलिए है क्योंकि जब भी मैं इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी में से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखूंगा, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो आता है पी सबसेल में। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां हम क्या लिखूं? इनका नाम पी ब्लॉक क्यों है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इसका आंसर्स क्या है? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल। सर कैसे समझाओ? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बोरोन का, तो मैं बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 4 हो गए 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? पी में आया है। इसी तरह से मैं कार्बन का लिखूंगा तो 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो देखो एक रिलेशंस आता है। इस 2 का मतलब क्या है? इस 2 का मतलब है पीरियड कौन सा है, और इस P1 का मतलब क्या है? ग्रुप नंबर 13 है। तो यहां देखें, मैं समझाता हूं आपको एक कॉमन मेथड क्या है। इस एलिमेंट का यदि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सर्किल से तो कंफ्यूजन में आ जाएगा। यदि आपको इस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो यहां क्या आएगा? P1 P2 P3 P4 P5 और P6। और यहां से क्या ले लेना है? इनका पीरियड नंबर। यहां से आपको ले लेना है पीरियड नंबर। तो ये किसमें, ये क्या हो गया? इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे पी का लिखना है, तो पी कौन से पीरियड में है? थर्ड में है। तो क्या हो जाएगा? 3s लिख दो, पहले 3s लिख दो आप चाहे तो। 3s इनके पहले आ चुका है, वो भर चुका है। अब इसके बाद इसका लिखना है तो 3s के बाद 3p भी लिख दो। ये 3p इसका p नहीं है, फॉस्फोरस का p नहीं है, p सब सेल का है। अब ये p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो यहां लिख दो 3p3।
इसके पहले क्या लिखें, इसके पहले जो जो सेल्स आते हैं उनको कंप्लीटली फिलअप करके लिख दें। तो इसके पहले कौन आते हैं, 1s2 आता है, 2s2, 2p6 यही आते हैं। ये इसके बाद 2p6 के बाद तो 3s2 आ जाएगा। मान लो आपको इसका लिखना है आयोडीन का, मुझे यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं, 5p5 ये लिख दें आप। किसका लिख रहा हूं मैं, आयोडीन का। तो क्या लिख दें आप, यहां लिख देता हूं 5p5। अब इसके पहले जो जो कॉन्फ़िगरेशंस में आता है उसे हम लोग यहां मेंशन कर दें। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 यहां लिख रहा हूं। 4s2 के बाद 4p6, 4p6 के बाद कौन आएगा, 5s2, और 5s2 के बाद क्या लिख दें आप, 5p5। ये हमारा एंड में था। क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, आयोडीन का हो गया है। तो आप इस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। मालूम क्या होना चाहिए, इन सभी के P1 आएगा, इन सब में P2 आएगा, P3, P4, P5, P6, इन सब में से 2 आएगा, 2p, यहाँ 3p, 4p, 5p, 6p, और यहाँ सब में क्या आएगा, 7p आएगा। ये तो क्या हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब आते हैं हीलियम पर। यदि मैं हीलियम का क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हीलियम का, तो क्या आता है, 1s2 ही आता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, s सब सेल में आ रहा है, p में नहीं आ रहा। फिर भी ये से कहाँ रखा गया है, p ब्लॉक में। रीजन क्या है कि हीलियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इनर्ट गैसेस से मैच होती है। यानी हीलियम को जो रखा गया है उसका बेसिस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है वो नहीं है, वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है, लेकिन इसको p ब्लॉक में इनर्ट गैसेस के साथ रखा गया है। अब आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालना आ गया होगा। किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने वो हमें समझ में आ गए। टोटल एलिमेंट 31 है यदि मैं किसको छोड़ दूं, पीरियड नंबर 7 को। अब आते हैं कुछ और चीज़ें आ जाते हैं, और वो क्या है, लिख दिया था मैंने, ब्रोमीन ऐसा है जो लिक्विड में है। अब आते हैं इनमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें मालूम होनी चाहिए। वो क्या है, इन एलिमेंट्स को भाई ऊपर वाले जो एलिमेंट है इनका मास कम है, जो जो आप नीचे आओगे इनके मास बढ़ते जाते हैं। जो जो मास बढ़ेंगे तो ये लाइटर एलिमेंट हो जाएंगे और ये हेवियर एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो कंसेप्ट हमें आना चाहिए, और वो कंसेप्ट किन पर अप्लाई होता है वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पी ब्लॉक में जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, कौन कौन है हेवियर एलिमेंट्स, जो बॉटम पे आते हैं, जो यहाँ आते हैं, यहाँ पर, यहाँ जो आते हैं, इन सब में मेनली ये ग्रुप नंबर 16 तक ही लगता है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इन्हें मैं क्या कह दूं एक बार, हेवियर एलिमेंट्स। हम नहीं जाते पीरियड नंबर 7 में, ये सारे हैं हेवियर एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स पर एक इफेक्ट लगता है, उसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी इफेक्ट है क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत जगह अप्लाई होते हैं। इनर पेयर इफेक्ट तो समझते हैं पहले ये क्या। इनर्ट का मतलब डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। इनर्ट का मतलब तो हो गया। पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ s सबसेल। s सबसेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन पर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब आते हैं वापस, इफेक्ट क्या है, यही तो इफेक्ट है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है s सबसेल के वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। किस किस के, 6s और 7s के। 6s2 और 7s2 इनके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बताओ 6s है तो 6 का मतलब कौन से पीरियड की बात हो रही है, थेलियम वाले की। ये 6s है।
7s का मतलब कौन से पीरियड्स की बात हो रही है, 7 पीरियड्स के एलिमेंट्स की। तो यहां जो है, यहां और यहां इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, यहां उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, तो यहां ज्यादा होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है ड्यू टू वेरी स्मॉल एटॉमिक रेडियस। इनकी जो रेडियस है वो जितनी होनी चाहिए, इन एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज जितनी होनी चाहिए उससे कम है, और साइज कम होगी तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब इनकी साइज कम क्यों है, इनकी साइज कम होने के दो रीजन है। फर्स्ट जो है वो कम अप्लाई होता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब सर डी ऑर्बिटल, क्योंकि यदि मैं कहता हूं कि इंडियम में भी ये है तो इंडियम में वो कंसेप्ट नहीं लगेगा जो मैं 6 और 7 पे लगाने वाला हूं। तो इंडियम के लिए क्या रीजन होगा, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्शन करना। कौन करते हैं, इनर विनिंग सेल्स के इलेक्ट्रॉन, जो बीच में आते हैं इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम कर देते हैं। यह है शिल्डिंग इफेक्ट। और जो डी ऑर्बिटल है इसकी शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना कम होना चाहिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर उतना कम नहीं होता है, यानी अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। एक मेन रीजन क्या है जो 6 और 7 पे अप्लाई होता है, वो है 6 और 7 पे जो अप्लाई हो रहा है वो है काम का, 6 और 7 पे जो अप्लाई हो रहा है वो है लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या है, एक्टिनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ये होता है, कहां होता है, ये इनके पहले हो जाता है। यहां इससे पहले कौन आते हैं, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के भी पहले कौन आते हैं, लेंथेनॉइड्स। और उसके ठीक नीचे यहां पीरियड नंबर 7 में इसके पहले कौन आते हैं, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर ही कहीं ना कहीं क्या आते हैं, एक्टिनॉइड्स आते हैं। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स जो सीरीज है जिसे हम 4f और 5f या f ब्लॉक भी कहते हैं, वहां जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनमें उनकी जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो रेड्यूस हो जाती है। पढ़ेंगे हम लोग जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, जब साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो होगा क्या, साइज छोटी हो रही है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है। तो 6 और 7 जो के एलिमेंट जो हैं, पीरियड नंबर 6 और 7 के जो एलिमेंट्स है वहां का रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 6 में, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन 7 में। इसीलिए 6s और 7s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एक्सपेक्टेड से ज्यादा अप्लाई होता है। एक और रीजन है, सर 6s पे क्यों हुआ, 6p पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि s ऑर्बिटल की पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, यानी s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। तो अब इसका इफेक्ट कहाँ होने वाला है, इसका इफेक्ट मैं यहाँ समझाता हूँ, पीरियड नंबर 15 में समझाता हूँ। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और यदि मैं मान लूं कि ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले लें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +5 होगी। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और मैं क्या मान लूं कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज हो गए, मान लेते हैं एक बार, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, +5। इसका मतलब नाइट्रोजन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लिया है, नाइट्रोजन का 2 है तो ये 2s के और 2p के, 2s के 2, 2p के 3, पांचों ने पार्टिसिपेट लिया, 3 हो गया, यहां से 2 हो गया, तो पांचों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लिया है। लेकिन यहां मैं बिस्मिथ की बात करूं तो बिस्मिथ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये 6 है तो यहाँ क्या लिख दिया 6s2, और यहाँ क्या लिख दूँ 6p3, तो यहाँ क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मान लो कि बिस्मिथ की भी सारे इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये 2 तो नहीं जाएंगे, ये 3 चले जाएंगे, तो बिस्मिथ पर क्या चार्ज आएगा,
+3। तो हुआ क्या, यहाँ चार्ज क्या आ रहा है, पांचों इलेक्ट्रॉन जाने पर +5, यहाँ चार्ज क्या आ रहा है +3। तो क्या हुआ कि जो हेवियर एलिमेंट्स है उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लाइटर एलिमेंट से 2 यूनिट कम है, +3 +5। और इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये उस इनर्ट पेयर इफेक्ट से होने वाला इन्फ्लुएंस्ड है, जो बिस्मिथ और नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से या फॉस्फोरस के एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई पूरे पी ब्लॉक की, सिंपल सी। अब हम इनको डिटेल में इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में ही पढ़ेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, 13 और 14 ये हमारे कहाँ है, ये हमारे 11th क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान रखना। तो ग्रुप नंबर 15 में कौन हमारे पास है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 15 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चल भाई साफ हो जाओ, ये भी साफ करता नहीं है प्रॉपर। तो ग्रुप नंबर 15 में आ जाते हैं और 15 की हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 की, ग्रुप 15 की क्या पढ़ लेते हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। इसी को मैं क्या कह दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किन की पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर 15 की। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें पहले क्या मालूम हो कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन फॉर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, ये हमारे पास ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, अकरेंस, कौन कहां मिलता है। अकरेंस का मतलब है कौन कहां मिलता है। तो फर्स्ट आते हैं नाइट्रोजन, 78% बाय वॉल्यूम कहां मिलता है, बताओ बताओ, एयर में मिलता है। और नाइट्रोजन कहां मिलता है, दो कंपाउंड है जिनके नेम है, एक का नाम है इंडियन साल्ट पीटर, एक का नाम है चिली साल्ट पीटर, उनमें नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट क्या लिखूं, चिली, चिली साल्ट पीटर किसको कहा जाता है, NaNO3 को, NaNO2 को। अब बताओ यहाँ नाइट्रोजन कहाँ है, ये नाइट्रोजन नहीं है, ये तो सोडियम है, ये ही रही N हमारे पास। एक इसी में एक और एग्जाम्पल है इंडियन साल्ट पीटर, ये इनके कॉमन नेम है। यहाँ कौन है, KNO2, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये इनके कॉमन नेम है। और हमें नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, प्रोटीन में मिलता है। किसका प्रोटीन, आपका या मेरा, प्लांट और एनिमल्स का। प्लांट्स और एनिमल्स में जो प्रोटीन है वहां मिलता है। तो ये बेसिक आइडिया दे दिया कि नाइट्रोजन कहां कहां मिलता है, नाइट्रोजन की अकरेंस कहां कहां है। अब आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें कहां मिलता है, मेनली मिलता है ये रॉक साल्ट में या रॉक्स पे मिलता है, ये चट्टानों पे मिलता है। जो रॉक्स पे में मिलता है उसमें जो उसका नाम है वो है कैल्शियम एपेटाइट फैमिली है। ये क्या है, ये एक सोल्ट की फैमिली है, कैल्शियम फोस्फेट है इसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये है कैल्शियम सल्फेट के एक फॉर्मूला, ये है एक फॉर्मूला उसका। ऐसे ऐसे तीन को आपस में आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, Ca3 का क्या हो जाएगा 9, PO4 का क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 6। ये तो हुई कैल्शियम फोस्फेट, डॉट लगेगा यहाँ लगेगा CaX2। अब X2 में कौन कौन हो सकता है, X में हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। इसी में से जो हमारा जो टूथ है उसका जो इनेमल है वो इसी एपेटाइट का बना हुआ है। अब F ले लूं मैं तो इसे कहूंगा फ्लोरो एपेटाइट फैमिली। Cl ले लूंगा तो क्लोरो एपेटाइट फैमिली, OH ले लूंगा तो हाइड्रोक्सो एपेटाइट फैमिली। और यहाँ क्या है, ये हमारे पास P है, ये P है। तो फर्स्ट कहाँ मिलता है, ये रॉक साल्ट में मिलता है, चट्टानों के ऊपर मिलता है। और कहाँ मिलता है हमें, ये फॉस्फोरस हमें और मिलता है हमारे बोन्स में।
हमारी जो बोन्स है उनमें मिलता है। और कहाँ मिलता है हमें ये, और मिलता है हमें ये बोन्स के अलावा एग के अंदर। और कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है। तो ये कॉमन क्या हो गए हैं, वो स्पेस हो गए हैं जहाँ हमें फॉस्फोरस मिलता है। अब चलते हैं, 2 का तो हो गया। अब कौन बचे हमारे पास, एंटीमनी पे नीचे आ जा। इन तीनों में कॉमन है कि जनरली ये अपने सल्फाइड ओर के साथ मिलते हैं, सल्फाइड ओर के साथ। यानी माइनिंग करने से जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसकी माइनिंग करें तो जो हमें ओर मिलते हैं उनके साथ ये एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ मिलते हैं। ध्यान रखना, बिस्मिथ जो है वो बहुत बढ़िया मेटल नहीं है लेकिन ठीक ठाक मेटल है। ये तो हो गया इनका अकरेंस। एक और चीज हम आगे पढ़ते हैं, वो क्या है, इसके ठीक जो नीचे आता है उसका जो सिंबल है वो है Ms, जिसका जो एटॉमिक नंबर मैंने बताया था 113। इसका नाम है एक, ये डिस्कवर कहाँ हुआ था, मॉस्को में हुआ था, तो इसका नाम दे दिया था मॉस्कोवियम। MS पे आते हैं, MS एटॉमिक नंबर 113, नाम क्या है इसका, मॉस्कोवियम। एटॉमिक नंबर 113 कहाँ डिस्कवर हुआ, मॉस्को में हुआ। और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये अनस्टेबल नहीं है। ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करता रहता है और इसका डीके होता रहता है। आपको याद क्या रखना है, मॉस्कोवियम 113 एटॉमिक नंबर इसका है। हमने क्या पढ़ा, जनरल अकरेंस पढ़ लिया, कौन कहाँ मिलता है, और इसकी केमिस्ट्री का ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है हमें, अभी चल रही है इसकी केमिस्ट्री भी। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अरे यार फिर ये ले लिया मैंने। फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट मैं लिखता हूं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिर ये आ जाता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन अब नाम दे देता हूं उसको मैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन क्या है, कौन हमें कैसे मिलता है। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ग्रुप का नाम लिख दें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके। ये है N बनाता है N2 यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्स्ट तो ये हुआ, डाई एटॉमिक बनाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड है ये गैसियस है, हमें मालूम है एयर में मिलता है। P जो है वो बनाता है P4 एंड P2 नहीं बनाता है। और ये क्या है, पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है। साथ में क्या है, ये सॉलिड है। यहां एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, 2 बनते हैं, ये गैस क्यों है, ये सॉलिड क्यों है, ये N2 क्यों बनाता है, ये P4 क्यों बनाता है। बाकी हमें कहां मिल जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर के साथ, सल्फाइड ओर के साथ। अब अगला, ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों नॉन मेटल है। और बाकी के जो 2 हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या है, ये दोनों मेटालॉइड्स हैं। और जो बिस्मिथ है वो क्या है, पुअर मेटल है। मेटल तो है लेकिन इतना बढ़िया नहीं है। ये क्या हुआ इनका, सेकंड की कौन क्या है, वो कौन मेटल है, कौन मेटालॉइड्स है और कौन पुअर मेटल है। अब इसमें एक और आता है और वो क्या है, जो जहां क्वेश्चंस बनता है। और कंसेप्ट क्या है इनमें कि इनके जो जनरल क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इन मेटल्स की बात कर रहा हूं, इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो ये इंक्रीज होते हैं। काम का क्वेश्चन है, जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स की बात हो रही है, वो टॉप टू बॉटम आने पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन क्या है कि इनका मास इंक्रीज होता है। जैसे नाइट्रोजन का मास 14 है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मास 31 यानी फॉस्फोरस का 31 है। इसका मतलब 14, 31 जो जो हम बॉटम पे जाएंगे मास इंक्रीज होगा, और मास इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाते हैं, वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स, जिससे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। अब इनमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो ठीक है
यहां तक तो क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहां से यहां तक बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, अभी हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं इनका आंसर्स कहां छुपा हुआ है, इनट पेयर इफेक्ट में। क्या है इन दोनों में, इनमें 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक या बॉन्डिंग में। यहां कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन 3 ही पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां बॉन्डिंग कैसी होगी, एलिमेंट्स के बीच में कैसी होगी, पुअर होगी। और जब बॉन्डिंग पुअर होगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ ली, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ा, फर्स्ट अकरेंस नहीं, हाँ अकरेंस पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन क्या बनाता है, ये डाई एटोमिक, पॉली एटोमिक, ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं सल्फाइड ओर में। उसके बाद हमने एक ये बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक तो सेम है, लेकिन आर्सेनिक के बाद एंटीमनी से लेकर बिस्मिथ तक इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये क्या हुई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कुछ आइडियाज हुए। अब चलते हैं इनके आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाली है, उनमें से क्या क्या है, हम एक एक करके उनको भी लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट आने वाली हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट जो हमारे पास आ रही है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सेकंड डाल देता हूं, अभी जो हमने पढ़ा वो फर्स्ट है, तो सेकंड क्या हमारे पास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आसान सा टॉपिक है ये। किसी भी पी ब्लॉक में चले जाओ, किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में चले जाओ, उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP 125 126। 1 किसका है, 1 है ग्रुप नंबर 13 का, 2 किसका होगा 14 का, 3 किसका होगा 15 का, 4 किसका होगा 16 का, 5 17 का और 6 18 का। तो ग्रुप नंबर 15 की हम पढ़ रहे हैं सारी प्रॉपर्टी, तो ग्रुप नंबर 15 का क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 का होगा NS2 NP3। अब इसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ है, ध्यान रखना, NP3 है और हमें मालूम है कि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हाफ फील्ड कहते हैं। और एक और चीज़ हमें मालूम क्या है कि जो हाफ फील्ड होते हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं, 2 रीज़न थे, हमने पढ़े थे 11th में। एक तो क्या है इनमें, एक तो है कि इनमें एक्सचेंज एनर्जी जो होती है उसका कंसेप्ट लगता है, एक इसमें लगता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो 2 कंसेप्ट है इसमें, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। क्या खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कहाँ चलते हैं, साइज पे चलते हैं। सेकंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड पे आ जाते हैं, वो है इनकी साइज को लेकर। साइज में भी बच्चों कंसेप्ट लगने वाला है, साइज में आ जाते हैं और वो है एटॉमिक रेडियस। इनकी साइज में क्या कंसेप्ट लगेगा, साइज में देख लेता हूँ इनकी। हाँ, सेकंड हमारा, थर्ड हमारे पास क्या है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब यहां आते हैं ग्रुप नंबर 15, ये रहा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर, यही तो हम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम आने पर, किसमें, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है, 2 रीजन है। फर्स्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट जो है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ता है। ध्यान रखना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है तो उस थोड़ा दूर चले जाएंगे। और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ न्यू
सेल, एक नया सेल ऐड हो रहा है। इन दोनों से क्या होगा, इनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 ही सेल हैं, फास्फोरस में 3 सेल हैं यहाँ पर। तो यहाँ फास्फोरस की साइज बड़ी होगी, नाइट्रोजन की साइज छोटी होगी। तो होता क्या है, नाइट्रोजन से कहा जाए बिस्मिथ पर तो इनकी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ये सही है कंसेप्ट। लेकिन गड़बड़ क्या है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जितनी इंक्रीज होती है उतनी इंक्रीज बाकी में नहीं होती। क्यों नहीं होती, चेक करते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोजन में जो इसकी रेडियस है उसकी वैल्यू है 70। यूनिट क्या मुझे नहीं मालूम, पिकोमीटर है या जो भी नैनोमीटर है, एंगस्ट्रम है। फास्फोरस की जो रेडियस है वो है 110, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हो गया है, 40 का इंक्रीज हो गया है। लेकिन आर्सेनिक की कितनी है, 121 ही है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 11 का ही हुआ है। यहाँ से यहाँ तक एंटीमनी की है 141, कितना इंक्रीज हुआ है, 20 का हुआ है। और यहाँ तो और ही हद हो गई है, यहाँ है इसकी रेडियस 148, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 7 का ही इंक्रीज हुआ है। कोई कंसेप्ट क्या है, पहला क्या कंसेप्ट है, नाइट्रोजन से बिस्मिथ आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, सही है। यहाँ से यहाँ हो गए एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। लेकिन गड़बड़ क्या है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जितनी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है उतनी बाकी में नहीं होती। रीजन क्या है, 2 रीजन है। एक ही है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड D10 and F14, completely filled D10 and F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है सर, कुछ नहीं है, जो ठीक इसके नीचे के जो एलिमेंट है, यहाँ जो एलिमेंट आ रहे हैं आर्सेनिक में D10 आता है जो यहाँ और यहाँ नहीं है। तो यहाँ जितना इंक्रीज हुआ है वहाँ उतना इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि D10 आ गए। तो D10 आने से क्या हुआ, शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट कम होते ही न्यूक्लियस की साइज छोटी हो जाती है, छोटी होते ही उतना इंक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ D है, लेकिन यहाँ भी D है, तो यहाँ भी D था, यहाँ भी D है, तो उतना इफेक्ट नहीं आता जितना नाइट्रोजन से फास्फोरस में आया था। क्योंकि यहाँ तो P से AS आने पर पहली बार D आया था, तो यहाँ तो D पहले से है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उतना ज़्यादा इंक्रीज, उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, 20 इंक्रीज हो गई है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, बिस्मिथ में B के अलावा F भी आ गया है। और F आते ही एक और कौन सा इफेक्ट हुआ था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस हुआ था, साइज डिक्रीज हो गई थी। इसीलिए इसकी साइज, बिस्मिथ की साइज जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं है। तो केवल कितना इंक्रीज हुआ है, 7 का हुआ है। तो हम आंसर्स में क्या लिखेंगे, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड D10 एंड F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इससे क्या होता है, पुअर शिल्डिंग होती है। शिल्डिंग पुअर होगी तो साइज, रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना ये कंसेप्ट हमारे पास कि साइज का क्या कंसेप्ट है। अब चलते हैं तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पर, उसका नाम क्या है, आयनाइजेशन। 2 और है बच्चों, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी का ये टॉपिक। 2 कौन सी है, इसके बाद अगली आ रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें मालूम है क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है। कई बच्चे तो उसकी डेफिनेशन तक भूल जाते हैं और ये काम की है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या लिखूं, उसकी डेफिनेशन लिखता हूं, आयनाइजेशन की, एंथैल्पी की। तो अगला हमारे पास जो प्रॉपर्टी शायद 4th नंबर होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंबल क्या है, डेल IH, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल। जो एनर्जी चाहिए, काहे के लिए चाहिए, टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कहां से, फ्रॉम वैलेंस सेल किसका, अब ये आगे की लाइन काम की है, सेल ऑफ
आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये बोलते हैं सब गुड़ गोबर हो जाता है, सब गलत हो जाता है। तो ये है वो एनर्जी है। जैसे ये मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, ये उसके 2 सेल हैं, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब क्या होगा? यदि साइज बड़ी होगी तो क्या होगा? साइज बड़ी होगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में कम होगा, तो हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो क्या रिलेशंस है इन ए ग्रुप में क्या होता है? यदि आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डेल आई एच कम होता जाता है। सही है ये। तो ग्रुप नंबर 15 पर भी यही कंसेप्ट लगेगा। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, फास्फोरस की कम है, आर्सेनिक की उससे कम है, एंटीमनी की उससे कम है, सबसे कम किसकी है? बिस्मिथ की है। इसीलिए बिस्मिथ इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसीलिए पुअर मेटल है ये। अब सेकंड चीज, ये तो ग्रुप में तो हो गया। अब आते हैं पीरियड में। पीरियड में क्या होता है? यहां लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो कम होती है। इसका मतलब ग्रुप नंबर 14, 15 और 16 की बात करें, यहां कौन है? बोरोन, बोरोन नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है, साइज डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। साइज छोटी होती जाएगी तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। तो डेल आई एच की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब 14, 15 और 16 में ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का, लेकिन ये है नहीं। यहां तक तो ठीक है, ये ऑर्डर ऐसा है। किसका ऑर्डर है ये? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का ये ऑर्डर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये ऑर्डर क्यों है? ठीक हमने इसके पहले पढ़ा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और वहां हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुप नंबर जो 15 के एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो कैसा है? हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है उसमें वो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि वो हाफ फील्ड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के। अब ये तो नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग भी एक बार कंसेप्ट लगा लें। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? 1s2, 2s2, 2p4 है। नाइट्रोजन का क्या था? नाइट्रोजन का यहां लिख देता हूं, नाइट्रोजन का था 1s2, 2s2, 2p3 है, तो ये हाफ फील्ड है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन में क्या है? 2p4 है, तो ये हाफ फील्ड तो है नहीं, लेकिन यदि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये 2p3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जो ही ये लूज करेगा ये क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड हो जाए। यानी ऑक्सीजन को जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी है वो कम है नाइट्रोजन से। ध्यान रखना, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, या ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 से ज्यादा है। होनी 16 की ज्यादा चाहिए, लेकिन 16 की कम है 15 से। अब इसी में एक और लास्ट है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सप्लाई करते हैं वो कहते हैं उसे डेल आई एच 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी क्योंकि उसकी साइज छोटी हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कम है, उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये कहलाती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये इसका ऑर्डर है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कम होती है, सेकंड निकालना हो तो हमें उससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, थर्ड में और ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या खत्म हुआ? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आज की फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब चलते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और आज का फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरल कैरेक्टरिस्टिक का ये वीडियो खत्म हो जाएगा बच्चों। इसी से साफ करना पड़ेगा, बदमाश है, बोर्ड भी मानता नहीं है। अगला आ जाते हैं हम लोग कहाँ? फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है EN। क्या है EN? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? EN कहते हैं। और EN का भी किस पे डिपेंड करती है? ये भी एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है। और हमने पढ़ा है रेडियस में जो चेंज होता है शुरू में ठीक होता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या है? टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? टॉप टू बॉटम आओगे ग्रुप में तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस कम हो जाएगा। तो लेकिन गड़बड़ क्या है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। गड़बड़ यह है कि इसकी 3.0 है पोलिंग स्केल पे। पोलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए। नाइट्रोजन की है 3.0, फॉस्फोरस की है 2.1, आर्सेनिक की है 2.0, एंटीमनी की है 1.9, बिस्मिथ की भी है 1.9। ये देखो यहां तो कितना चेंज हुआ है? 0.9 डिक्रीज हुई है, लेकिन यहां जो डिक्रीज हो रही है वो तो 0.1 ही है, और यहां तो डिक्रीज हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहां साइज जितनी बड़ी होनी चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। छोटी होने से क्या होगा? न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पावर है। क्या है? पावर ऑफ एलिमेंट और एटम। कौन सी पावर है? टू अट्रैक्ट। किसकी पावर? अट्रैक्ट करने की। किसको? किसको अट्रैक्ट करना? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। खुद की तरफ शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है, और तभी खींच पाएगा जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। थैंक यू बच्चों।